हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग की हो और 6 अंकों की हो। तो आइए बच्चों इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लाख होती है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख होती है, लेकिन यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बच्चों अब पूर्ण वर्ग कैसे मिलेगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा। और वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि के द्वारा। दाहिने से 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। इस तरीके से 3 जोड़े हमें मिल जाते हैं और पहले जोड़े को हम 3 से भाग देते हैं क्योंकि ये 3 बार में पूर्ण चला जा रहा है भाग। 3 तियां 9, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो गया 6। अगला जोड़ा उतरेगा, ये हो गया 100। फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ 1 एक बार ले जाएंगे, ये हो जाएगा 61, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो 10 - 1 9, 9 - 6 3 और ये कैंसिल, यहाँ हो गया 2 और 6। अगला पेयर यहाँ पे उतरेगा 00 का, तो ये हो गया 6 2 और यहाँ पर हम कौन सी संख्या लेंगे, जो संख्या लेंगे उसी से हमें गुणा करना होगा। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो 6 होगी, तो 626 में हम 6 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया 6, 6 × 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 × 36 और 1 37 प्लस माइनस। आप इसको घटा लें, 10 - 6 ये हो गए 4, 9 - 5 4 और ये हो गए 8, 8 - 7 1। तो इस तरीके से 144 शेषफल बच जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या हमारी 1 लाख है वो 316 के वर्ग से बड़ी है। कितनी बड़ी है, 144 बड़ी है। और इसके बाद जो अगली संख्या मिलने वाली है वो 317 का वर्ग होगी। यानी ये संख्या जो 1 लाख है वो 317 के वर्ग से छोटी है। तो 1 लाख के बाद जो 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 317 का ही वर्ग होगा। तो हमारी जो अभीष्ट संख्या होगी वो हो जाएगी 317 का वर्ग और ये क्या आएगा 100489। तो ये हमारी अभीष्ट संख्या हो जाएगी और ये आपका सही उत्तर है। और जो सही उत्तर है वो आपका विकल्प सी में दिया गया है। आइए बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भिन्न 1/5, 3/8 तथा 2/7 को आरोही क्रम में लिखें। अब इसका आरोही क्रम क्या होगा, इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आइए इसे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये 3 भिन्न दिए गए थे दूसरे प्रश्न में और इन्हें आपको आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। तो जब भी हमें भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना होता है तो हम उनके हरों को समान कर लेते हैं और हरों को समान करने के लिए हमें इनका लसअ लेना होगा, यानी एलसीएम। तो 5, 8 और 7 का जो लसअ होगा वो हो जाएगा 5 × 7 × 8। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं 5 और 7 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो ये 5 और 7 से ही कटनी है। और 8 जो है वो 2 से कटेगी 3 बार में, तो वो 2 × 2 × करके 8 आ जाएगा। ये 2 × 2 × 2 आपका क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। तो लसअ जो आएगा वो यही आ जाएगा, 5 × 7 × 8। अब आप सभी के हर को हमें इसके बराबर बनाना है। तो आइए देखते हैं, जब हम 1/5 को इसके हर के बराबर बनाएंगे 5 × 7 × 8, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 7 गुण इसके अंश में, तो 7 × 8 = 56 से यहाँ गुणा करना होगा। ये आ जाएगा 56/5 × 7 × 8। और दूसरा है 3/8, हर को बनाना है 5 × 7 × 8,
तो बच्चों यहाँ पर 8 पहले से है, तो हमें 5 गुणे 7 35 से गुणा करना है इसके अंश में, यानी 3 गुणे 7 बचे 35, और 35 गुणे जब 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 105, और नीचे हो जाएगा 5 × 7 × 8। अगला जो भिन्न है वो है 2/7। इसके हर को भी हमें बराबर करना है, यानी कि 5 × 7 × 8 कर लेना है। तो हमें 7 छोड़ करके 5 गुणे 8 से गुणा करना है। तो 5 गुणे 8 क्या होता है 40, यानी 2 में हमें 40 से गुणा करना है। तो 40 दूना 80/5 गुणे 7 गुणे 8 हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है, सबके अंश को चेक करना है। हल करने के बाद सबसे छोटा जो अंश है वो इस भिन्न का है, यानी 1/5 का। तो हमारा जो आरोही क्रम हुआ वो हो जाएगा 1/5 सबसे पहले आएगा, इससे बड़ा 80 ये हो जाएगा, यानी 2/7। इसके बाद जो है 105 है, यानी इससे बड़ा क्या होगा 3/8। इस तरीके से ये आपका आरोही क्रम हुआ। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से दूसरे का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हुआ। बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में जो आपको दिया गया है वो एक सरल करने के लिए दिया गया है, यानी सरलीकरण का प्रश्न है और उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसे भी देखें। तो बच्चों इसे हल करने के लिए हमें इसे सरल करना होगा। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे, भिन्न को नीचे से सरल करते जाएंगे और अंत में पूरे भिन्न को हम सरल कर लेंगे, और लास्ट में जो उसका सरलतम मान होगा वही आपका उत्तर होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें 1 + 5/6, तो 1 + 5/6 को आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 6 + 5/6, यानी कि 11/6। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 11 लेना है इस पूरे के स्थान पर, और बटे 6 जो होगा इसके साथ आएगा, यानी कि हमारी भिन्न हो गई 1/1 + 2/2 प्लस 2 × 6/11, ये हो गई। अब अगले स्टेप में इसे हम हल कर लेंगे तो ये मिलेगा 1 + 1/1 + 2/2 + 12/11, और सरल कर लें। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 2 + 12/11 को सॉल्व करना है। तो 11 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 11 दूना 22, और 22 और 12 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34, 34/11। तो 34 तो इसके हर में हो जाएगा, और 11 क्या हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 + 1/1 + 2 गुणे, यहाँ पे आपको 34 लेना था और नीचे ऊपर जो है 11, तो 2 गुणे 11/34 ये हो जाएगा। इसे और सरल कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 दूना 22, 22/34। अब इसे और सरल करेंगे तो 1 + 1/, इसका एलसीएम हो जाएगा 34, और 34 + 22 ये आ जाएगा 6, 3 + 5, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 34 से। ये 34 जो है आपका फिर से अंश में चला जाएगा पलट करके, तो यहाँ हो गया। अब इसका जो लस हो जाएगा वो हो जाएगा 56, और 56 में आप 1 से गुणा करेंगे तो 56 प्लस यहाँ आ गया 34। इनको आप जोड़ लें, 6 × 4 = 10, 5 × 3 = 8 और 1 9/56। तो ये बच्चों 2 से कटने वाला है, काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा 45 आ जाएगा, और यहाँ 28। तो यही आपका उत्तर होगा 45/28। और ये बच्चों आपका किस ऑप्शन में है 45/28, ऑप्शन डी में दिया गया है। वो अगले प्रश्न में बच्चों दिया गया है 343 × 49/216 × 16 × 81 का मान होगा। 4 ऑप्शंस हैं, तो आइए इसे देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो बच्चों इसे हल करने के लिए हमें इन संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना होगा। तो ये जो 343 है, 343 किसका 343 का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे,
तो ये 7 गुणे 7 गुणे 7 आता है, यानी 7 घाते 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 7 की घात में 3 मिल गया, और 49 आप जानते हैं 7 का वर्ग होता है। इसी प्रकार से 216 6 का वर्ग है, 16 जो है 2 की घात में 4 है, और 81 3 की घात में 4 है। तो इस तरीके से बच्चों इसे आपने घातांक में बदल लिया। अब इसे और सरल कर लें, तो यहाँ जब आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 3 और 2 यहाँ पर जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 3 और 2 जुड़ जाएंगे, और यहाँ 6 की घात में, यहाँ 6 की घात में 3 होगी, तो यहाँ 6 की घात में 3 गुणे, अब यहाँ आप देखें दोनों के घातांक बराबर हैं, तो आधार हम एक साथ ले सकते हैं, यानी 2 गुणे 3 और पूरे की घात में 4 कर देंगे। इसे और सरल करने पर 7 की घात में 5 हो गया, और नीचे 6 की घात में 3 गुणे 6 की घात में 4, यहाँ 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा 6, 6 की घात में 4, और हर में पुनः क्या हो रहा है, दोनों आधार समान हैं और गुणा कर रहे हैं, तो घातांकों को हम जोड़ देंगे। तो 7 की घात में 5 बट्टे 6 की घात में 3 और 4 मिलके 7। तो ये आपका जो है आंसर हो गया 7 की घाते 5 बट्टे 6 की घाते 7, और ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वह दिया गया है, राम और श्याम के धन का अनुपात 5:4 है। यदि राम के पास 3000 रुपये हो तो श्याम के पास कितने रुपए हैं? तो बच्चों यहाँ अनुपात में राम और श्याम के धन का अनुपात 5:4 दिया गया है, 5:4। तो इसे x के रूप में 5x/4x ले सकते हैं। अब राम का जो धन है वो हमारा 5x के बराबर है, और इसी का मान दिया गया है 3000 रुपये। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3000/5। तो 5×6 = 30, यानी कि 600 रुपये x का मान हो गया। तो जो श्याम की राशि थी, श्याम की राशि क्या है 4x, यानी 4 गुणे 600। तो 4 गुणे 600 कितना हो जाएगा 2400। तो 2400 रुपये इसका सही आंसर होगा, और ये आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बच्चों अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई होगी। तो बच्चों यहाँ जो चित्र दिया गया है वो इस प्रकार से है, और इसमें आपको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, और पता क्या है हमें, OQ 12 सेंटीमीटर और OP 5 सेंटीमीटर। तो बिंदु POQ को मिला करके, तीनों बिंदुओं को मिला करके एक त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, यानी कि यह कोण क्या हो गया आपका समकोण हो गया, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, यानी ये आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। अब त्रिभुज समकोण है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, और हमें ज्ञात क्या करना है PQ का वर्ग, यानी PQ ज्ञात करना है। तो PQ का वर्ग बराबर हो जाएगा OQ का वर्ग माइनस OP का वर्ग। OQ क्या है बेटे, OQ क्या है बच्चों 12 का वर्ग माइनस OP जो है त्रिज्या है 5 का वर्ग, ये हो जाएगा 144 माइनस 25। अब घटा देंगे तो ये 119 मिलता है, यानी PQ स्क्वायर आपका 119 हो गया। तो जो PQ था वो कितना हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। PQ का मान यही हुआ, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो गया। बच्चों अगला प्रश्न है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या होगी। आइए बच्चों इसको हल करके देखते हैं। संख्या हम मान लेते हैं कि संख्या हमारी क्या है x है, तो ये हमारी संख्या हो गई x, और इसका व्युत्क्रम जो हो जाएगा वो 1/4
x हो जाएगा। और प्रश्न में बोला गया है कि संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग क्या है, 17/4 है। तो अब हमें x का मान निकाला है, यानी कि वह संख्या क्या है ये बताना है। तो इसे आप हल करेंगे तो यहाँ मिलेगा x² + 1 अपॉन x = 17/4। यह हमने एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व कर लिया। अब इसे त्रियक गुणा करेंगे, तो त्रियक गुणा में हो जाएगा 4 × x² + 1 = 17x। 4 का गुणा दोनों पदों में हो जाएगा। 17x को पक्षांतर कर लें, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर क्या मिलेगा, 4x² - 16x - x + 4 = 0। अब दो पदों को एक साथ लेंगे, इन दोनों पदों में आपको 4x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ -4। और इन दोनों पदों में केवल एक माइनस कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर x - 4 मिलेगा = 0। तो दो गुणनखंड प्राप्त हो गए आपके x - 4 और 4x - 1। और जब हम x - 4 को 0 करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है 4, और जब हम 0 करते हैं 4x - 1 को तो यहाँ पर x मिलता है 1/4। तो हमारे पास x के दो मान मिले, 4 और 1/4। तो यदि हम x को 4 लेते हैं तो व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4, और 1/4 लेते हैं तो व्युत्क्रम क्या होगा, 4 होगा। तो हमारा जो उत्तर हुआ कि वह संख्या क्या है, तो वो 4 या 1/4 दोनों ही हो सकती है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हुआ, आपका विकल्प जो होगा वो विकल्प ए सही होगा, क्योंकि इसमें 1/4 का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो विकल्प ए में आपका 4 मिला हुआ है, विकल्प ए सही हुआ। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है, एक आयत है जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में दिया क्या गया है, उस आयत का परिमाप दिया गया है। परिमाप क्या है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेमी दिया गया है परिमाप, और लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 1 और 4 का दिया गया है। यानी कि यदि ये लंबाई 4 गुनी है तो चौड़ाई 1 गुनी है। तो आप लंबाई को ले लेते हैं 4x और चौड़ाई को ले लेते हैं x। तो जब हमने लंबाई और चौड़ाई 4x और x मान ली तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ 4x + x क्या हो गया, 5x, और 5x का डबल क्या हो गया, 10x। और यही परिमाप किसके बराबर है, 50 सेंटीमीटर के बराबर। तो यानी कि x का मान जो आ जाएगा वो 50/10 यानी कि 5 आ गया। ये x का मान हो गया। तो हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो लंबाई क्या थी, 4x यानी कि 4 गुणे 5 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या हो गई, x थी यानी कि 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से लंबाई क्या हुई, 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो गई 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका उत्तर, और ये आपका जो उत्तर है ये विकल्प ए में दिया गया है। तो बच्चों अगला प्रश्न जो हमने लिया है वो इस प्रकार है, a की घात 4 - 625 के समस्त गुणनखंड इस प्रकार हैं। समस्त गुणनखंड होंगे और क्या क्या होंगे ये हमें बताना है। तो आइए इसका गुणनखंड हम हल करके देखते हैं। तो यहाँ जो ये राशि दी गई है a⁴, इसे हम a² लिख सकते हैं, और 625 को 25² लिख सकते हैं। तो ये आपका जो व्यंजक है वो a² - b² के रूप में आ गया, जिसका मान होता है a + b × a - b। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक बार a² + 25 करेंगे और एक बार a² - 25 करेंगे। तो a² + 25 और गुणे हो जाएगा a² - 25। तो ये तो गुणनखंड है, और दूसरा जो गुणनखंड है वह पुनः इस रूप में आ सकता है। यानी इसे हम a² + 25
और 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम एक बार a प्लस 5 लिख लें और एक बार a माइनस 5 लिख लें, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 25 बराबर क्या है, a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा a प्लस 5 गुणे a माइनस 5, a माइनस 5 इस सहसंख्या की सहायता से। तो इसके जो सभी गुणनखंड हुए वो इस प्रकार से हो गए, a प्लस 5 गुणे a माइनस 5 गुणे a स्क्वायर प्लस 25, और ये आपका जो विकल्प है विकल्प डी में दिया गया है। तो अगला प्रश्न जो बच्चों है इस प्रकार है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये था तथा वह छूट के बाद 150 रुपये में मिल रही है, तो उस पर कितने प्रतिशत छूट मिली? 30%, 25%, 20% या फिर 35%? तो यहाँ बच्चों जो घड़ी है उसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 200 रुपये और विक्रय मूल्य जो है वो है 150 रुपये, यानी 150 रुपये में वो खरीदी गई है या दुकानदार के द्वारा बेची गई है। तो छूट कितनी दी गई? छूट हो गई 200 माइनस 150, यानी कि 50 रुपये की छूट हो गई। तो छूट का जो प्रतिशत हो गया, प्रतिशत छूट वो हो गई छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100, क्योंकि छूट जो है अंकित मूल्य पर दी जा रही है तो हम हर में अंकित मूल्य को ही लेंगे। तो छूट आपकी कितनी है? 50 रुपये और अंकित मूल्य था 200 रुपये और 100 से आप गुणा करेंगे, तो 100 दूना 200 और 50 में 2 से भाग देंगे 25 मिलेगा, यानी कि 25% की छूट दी गई है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। बच्चों अगला प्रश्न है, रविंद्र के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे के अंदर चारों दीवारों पर 17 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का कुल व्यय है। बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए इसे हल करके देखते हैं। तो बच्चों कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 3.5 मीटर और 3 मीटर दी गई है और व्यय की दर 17 रुपये प्रति वर्ग मीटर से है। बच्चों यहाँ पर कमरे की चारों दीवारों पर सफ़ेदी करानी है, तो जब हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेते हैं तो वो एक घनाभ का रूप लेता है इस तरीके से। इसमें जब हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का ही क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वो जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 2 × L + B गुणे H, यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर 2 गुणे लंबाई कितनी है? 4 मीटर, चौड़ाई है 3.5 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। इनको जोड़ लें, 4 और 3 7, 7.5, तो 2 गुणे 7.5 गुणे 3 गुणा कर लें, 7.5 का 2 गुना 15 और 15 गुणे 3 कितना हो गया? 45। ये क्षेत्रफल जो आ गया पार्श्व पृष्ठ का 45 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल कैसा है? पार्श्व पृष्ठ का। पार्श्व पृष्ठ का ये क्षेत्रफल है और जो व्यय होगा, व्यय निकालने के लिए इसी क्षेत्रफल में हम 17 से गुणा करेंगे, यानी 17 रुपये गुणे 45। अब गुणा कर दें, तो यहाँ आपका व्यय जो आ गया वो 765 रुपये व्यय होगा सफ़ेदी कराने का। तो यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चों अगला प्रश्न है वह है, 3 संख्याओं का औसत 24 है। इन तीनों संख्याओं में से एक संख्या 18 तथा दूसरी संख्या 14 है, तो तीसरी संख्या का मान होगा। तो आइए इसे भी हल करके देखते हैं। यहाँ जो औसत दिया गया है वो है 24, पहली संख्या 18 है और दूसरी संख्या
14 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? बच्चों जब भी हम औसत निकालते हैं तीन संख्याओं को, तो तीनों संख्याओं के योग में 3 से हम भाग देते हैं। तो पहली संख्या हमारी 18 है, दूसरी 14 है और तीसरी हमें नहीं पता है, हम x मान लेते हैं और भाग किससे देंगे? 3 से। और औसत जो हमारा है वो कितना है? 24। तो यहाँ पर 24 बराबर कितना हो गया? 18 और 14 जोड़ देंगे, 8 4 12, एक और एक 2 और 1 3, 32 प्लस x बटे 3। 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 24 3 72 बराबर 32 प्लस x, यानी जो x का मान हुआ वो 72 माइनस 32 के बराबर होगा। तो यहाँ आ जाएगा 40, यानी कि वह संख्या जो है आपकी तीसरी संख्या क्या थी? 40 के बराबर थी। और ये आपका जो विकल्प है वो विकल्प बी बिल्कुल सही हुआ। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लेगी। कितना समय लगेगा? ऑप्शंस हैं 20 सेकंड, 16 सेकंड, 12 सेकंड और 8 सेकंड। तो यहाँ बच्चों जब भी इस तरह का प्रश्न आता है जिसमें कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो कुल तय की गई दूरी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर कुल तय की गई दूरी जो होगी वो हो जाएगी 75 प्लस 125, यानी कि 200 मीटर। रेलगाड़ी को कुल दूरी 200 मीटर तय करनी है और रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ दूरी मीटर में है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो यहाँ 90 को हम क्या करेंगे? 5/18 से भाग देंगे। तो 18 × 90 और 5 × 5 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड ये चाल हो गई। अब हमें समय निकालना है, तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो जब हमें समय ज्ञात करना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, दूरी क्या हो गई? 200 मीटर और चाल क्या हो गई? 25 मीटर, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब इसे हल कर लें, 25 8 200, यानी कि 8 सेकंड में वो गाड़ी उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। तो इसका जो सही विकल्प हुआ वो विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बच्चों हैं वो सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का प्रश्न है। और यहाँ पर हमें बॉड मास का रूल लगाना है, यानी को का भागु जोग। तो बच्चों यह प्रश्न है और इसे हमें सरल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक को सबसे पहले हम हल करते हैं, उसके बाद छोटे कोष्ठक को, उसके बाद मझले कोष्ठक को और सबसे अंत में बड़े कोष्ठक को हम हल करते हैं। तो ऐसे करके देखते हैं। अब इस रेखा कोष्ठक को हल करेंगे तो 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1। यहाँ माइनस है, यहाँ 1 हो गया। लाइन ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया रेखा कोष्ठक। अब अगली बार में आप क्या करेंगे? इस कोष्ठक को हल करेंगे। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4, और 4 को घटाना होगा इस 6 में से। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 2 बच जाएगा, यानी इस मझले कोष्ठक के अंदर क्या मिला? 2। तो हमने छोटा कोष्ठक और मझला कोष्ठक एक साथ हल कर लिया। यह आपका 5 - 2 आ गया। 5 - 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 3। और 7 - 3 क्या हो गया? 4 हो गया। यानी आपका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 4। और 4 जो है विकल्प डी में दिया गया है। बच्चों अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, 7 की घात 71 गुणे 6 की घात 59 गुणे 3 की घात 65 का इकाई का अंक होगा। तो बच्चों यहाँ आपको एक प्रश्न दिया गया है, इसमें सभी जो पद हैं वो घातांक के रूप में है, यानी 7 की घात 71 गुणे 6 की घात 59 गुणे 3 की घात 65। अब इसका इकाई का अंक क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं।
तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम घातांकों को 4 के गुणक में लिख लेते हैं। जैसे 7 की घात में 71 है तो 71 को हम 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 3 बचा, 1 आपने ले लिया, 4 सते 28 और यहाँ घटाने पर 3 बच गया। यानी कि हम 7 की घात 71 को लिख सकते हैं 7 की घात में 4 गुणे 17 और प्लस क्या लिखेंगे 3। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 7 की घात में 4 गुणे 17 और गुणे 7 की घात में 3। इसके घातांक में जो भी मान आएगा यानी 7 की घात में 3 जो आया इसका हम मान निकाल लेंगे। तो 7 की घात 71 में इकाई, अब 7 की घात 3 जो आती है, 7 की घात 3 बराबर होता है 343, इसमें इकाई क्या आ गई 3 आ गई। इसी तरीके से 6 की घात 59 में इकाई जब आप निकालेंगे 59 को भी 4 के गुणक में लिखेंगे, तो 6 गुणे, अब 59 को आप 4 से भाग दे लीजिए 59, 4 एकम 4, 1 9, 4 चौका 16, घटाने पर 3, ये 14 बार में भाग हुआ और 3 शेष बच गया, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 14 प्लस 3। और इसे आप सरल करेंगे तो ये मिल जाएगा 6 की घात 3 आपको मिलेगा, और 6 की घात 3 बराबर जो होता है वो होता है 216, यानी इसका इकाई का अंक मिलेगा 6। ये इकाई का अंक यहाँ मिल जाएगा 6 और यहाँ इकाई का अंक जो मिला था वो 3 मिला था। अब लास्ट जो आपको बच रहा है 3 की घात 65, इसमें इकाई का जो अंक होगा, तो 3 की घात 65 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसे भी हमें 4 के गुणक में लिखना होगा। 3 की घात में 4 गुणे 16 प्लस 1, 16 चौका 64 और 1 65, यानी यहाँ जो इकाई का अंक होगा वो 3 की घात 1 यानी कि 3 होगा। तो अब हमें जो दी गई संख्या थी ये, इसके हल में इकाई का अंक जो होगा वो इन अंकों से प्राप्त होगा 3, 6 और 3, तो इनका गुणा करना पड़ेगा 3 गुणे 6 गुणे 3। वो इनका गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54, और 54 में जो इकाई का अंक है वो क्या है 4 है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 4। बच्चों इस तरीके से कुछ प्रश्न आपने देखे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ और ऐसे ही प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।